नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। जैसा कि हमारे 10th क्लास का जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और जो बुक हम डील कर रहे हैं वो है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सत्ता की साझेदारी। उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में हम कम्प्लीटली डील कर चुके हैं, बात कर चुके हैं और आज हम शुरुआत करेंगे उसी बुक के लेसन नंबर 2 की, यानी पाठ नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। जिसकी अगर हम बात करें, पाठ का जो टाइटल है, जो हेडिंग है वो है संघवाद। अब बात आती है कि जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो विवाद थे, चाहे वो सिंहालास के बीच थे, चाहे वो तमिल लोगों के बीच विवाद थे, उन्होंने अपने विवादों को सुलझाया नहीं। लगातार अपने विवादों के चलते हिंसाएं होती रही, लोगों की जानें जाती रही और सरकार ने कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया इन विवादों को ठीक करने के लिए। तो वहाँ जो सारी पावर थी वो लगभग तय की गई कि सारी जो पावर है वो सिंहालास के हाथ में रहेगी, चाहे वो 1956 में संविधान संशोधन किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो तमिल लोग थे उनको बहुत ज़्यादा अधिकारों की बात नहीं की गई, उनके लिए उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया और उनकी जगह जो सिंहाला लोग थे उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए। और दूसरी हम बात करें अगर उस टाइम बेल्जियम की, तो बेल्जियम ने भी अपने संविधान में चेंजेस किए और वो चेंजेस इस तरीके से किए गए कि जो भी देश में रह रहे थे, चाहे ब्रुसेल्स कैपिटल में रह रहे थे, चाहे विलेज एरिया में रह रहे थे, चाहे वो किसी और हिस्से में, सब लोगों को इक्वालिटी की बात की गई, सबके अधिकारों की बात की गई। यहाँ तक कि 1970 से लेकर 1993 तक लगभग संविधान में 4 बार चेंजेस किए गए और उन्हीं बदलावों के कारण बेल्जियम जो था वो पीसफुल सिचुएशन तक पहुंचा। उसकी जो सारी समस्याएं थी वो हल कर ली गई ताकि लोगों के बीच जो प्रॉब्लम्स है, लोगों के बीच जो समस्याएं हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सके। तो अब देखिए इस चैप्टर में अगर हम बात करें संघवाद की, तो संघवाद का जो मीनिंग होता है उसको जनरली इस तरीके से ही मान लिया जाता है कि संघवाद है उसे इंग्लिश में फेडरलिज्म कहा जाता है और फेडरलिज्म है वो एक लैटिन भाषा का जाना माना शब्द है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पावर होती है उनका डिवीज़न होता है। मीन्स जो संघवाद होता है उसमें शक्तियाँ जो होती है उसको बांट दिया जाता है सरकार के अलग अलग स्तर में, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें हैं या फिर स्थानीय स्वशासन की बात करें। मीन्स अगर संघवाद का अगर आपसे कोई डायरेक्ट मीनिंग पूछे तो आपको बहुत साफ शब्दों में इसके लिए बोलना है कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है और शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य होता है। मीन्स केंद्र सरकार की अपनी शक्तियां होती है, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती है और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी अपनी शक्तियां होती है। अब देखिए यहाँ मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि मान लीजिए आप जिस फैमिली में रहते हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में अलग अलग एज ग्रुप के कुछ लोग होंगे। हो सकता है आपके दादाजी हों, हो सकता है आपके फादर हों, आपकी मदर हों, आप खुद हो। तो आप उन में कुछ चीज़ों को देखिए कि घर के जो डिसीज़न होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन लेता है। उस डिसीज़न में जब वो डिसीज़न लिया जाता है तो डिस्कशन किसके साथ की जाती है? क्या वो डिस्कशन बच्चों के साथ होती है? क्या वो डिस्कशन मदर के साथ होती है? क्या वो डिस्कशन फादर के साथ होती है? या सारे ही डिसीज़न जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ले लेते हैं? मीन्स इसी तरीके से अगर बात करें तो केंद्र जो सरकार होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है। मीन्स मान लीजिए कि जो बड़े डिसीजन होते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं,
उन पे निर्णय लेने का जो काम होता है वो होता है केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू द लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली के अकॉर्डिंग इसको कुछ पावर मिली होती है। फिर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य जो सरकारें होती है वो अपने एरिया में काम करती है, उनका जो भी काम होता है, मीन्स अपने एरिया में, लोकल एरिया में जो काम होता है वो सरकारें देखती है। थर्ड, अगर बात करें स्थानीय शासन की, तो इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो उनको 18 अधिकार दिए गए हैं, और पंचायतों की बात करें तो 29 जो अधिकार है वो उनको दिए गए। तो सीधा सीधा साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो शक्तियां होती है, जो पावर होती है, उसको बांट दिया जाता है सरकार के अलग अलग स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, या फिर वो लोकल गवर्नमेंट है। अब बात करें संघवाद जो होता है वो एकात्मक सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। अब कैसे? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मान लीजिए कि ये पावर है, और जो पावर होती है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है संघवाद में। मीन्स इसमें जो सरकार होती है बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाती है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी स्कूल का एक प्रिंसिपल है, वो अगर ये बात कहे कि भाई कल से किसी भी टीचर को आने की ज़रूरत नहीं है, पूरे स्कूल की असेंबली सबको पढ़ाने का काम मैं खुद करूँगा, तो क्या वो संघवाद की तरह है? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल विपरीत है। मीन्स एक प्रिंसिपल अपने सारे टीचर्स को अलग अलग क्लासेस बांट देता है। जब सारे टीचर्स को क्लासेस बांट दी जाती है तो सारे टीचर्स काम करते हैं, और काम करने का जो रिजल्ट होता है वो ये दिखाई देता है कि स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा हमें दिखाई देता है। बट अगर हम बात करें एकात्मक की, मीन्स की पावर किसी एक पर्सन के हाथ में होना, मीन्स जितनी भी पावर है किसी एक पर्सन के ही हाथ में है, मीन्स सारे काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो ये जो व्यक्ति होगा वो सबसे मोस्ट पावरफुल होगा, सारे डिसीजन यही लेगा, और हो सकता है कि इसके डिसीजन ठीक ना हो, गलत भी हो सकता है। तो ये था कि संघवाद क्या होता है, उसके मीनिंग की हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन कंट्रीज में संघवाद होता है या जिन देशों में संघवाद होता है, जहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, उन देशों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, या एक देश को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो संघात्मक है या फिर एकात्मक है। अब देखिए, जहाँ संघात्मक होगा वहाँ पहली चीज कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होंगे। मीन्स यहाँ मोस्टली जो गवर्नमेंट देखने को मिलेगी वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देगी। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों तो होंगी ही होंगी, और जहाँ सरकार के 2 स्तर दिखाई देते हैं वहाँ संघवाद होता है। जरूरी नहीं कि 2 हों, 2 से अधिक भी स्तर हो सकते हैं। तो पहला फीचर होगा, पहली विशेषता होगी कि जिन देशों में सरकारें 2 तरीके की होती हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार पूरे देश के लिए काम करती है और राज्य सरकारें पूरे देश के एक छोटे से हिस्से के लिए काम करती है। हम सेकंड में बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे, कि जो सरकारें होती है, चाहे वो सेंटर सरकार है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही सरकारें एक ही तरीके के नागरिकों के ऊपर क्या करती है, शासन करती है। जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रह रहे हैं, अब भारत में रह रहे हैं तो आपका जो पीएम है वो ऑब्वियस है नरेंद्र मोदी है। मीन्स इंडिया की बात करूं मैं, 28 स्टेट की और 9 यूटी की, 28 राज्यों की और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की, उन सब का जो पीएम है, मीन्स प्रधानमंत्री है, वो मोदी जी हैं। बट अगर इन 28 स्टेट की मैं बात करूं सीएम की,
तो सब स्टेट का जो सीएम है वो अलग अलग होता है। इसी तरीके से हम बात करूं कि सेंटर और स्टेट जो होता है वो एक ही नागरिक के ऊपर अपना शासन करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है वो केंद्र सरकार के अलग नियमों को अलग तरीके से फॉलो करता है और राज्य सरकारों के अलग तरीके के नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अलग अलग सरकारों के अधिकार। मीन्स अगर हम बात करें, चाहे एक देश है चाहे वो संघवाद है, उसमें जो भी सरकारें हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उन सब सरकारों को उनकी जो पावर होती है, उनकी जो शक्तियां होती है वो दी जाती है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और इस संविधान में राज्य को दी जाने वाली शक्तियां और सेंटर को दी जाने वाली शक्तियां लिखित हो सकती हैं और अलिखित भी हो सकती हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि वो लिखित ही हो, पर यह जरूरी है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियां रखे और राज्य सरकार अपनी शक्तियां रखे। मीन्स कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनकी अपनी शक्तियां होती हैं और वो सारी शक्तियां संविधान के द्वारा उनको दी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि संविधान में बदलाव। मीन्स अगर कोई देश है, मान लीजिए मैं बात करूं इंडिया की, अब भारत में हमें कोई कानून बनाना है या किसी पुराने कानून में बदलाव करना है, तो इसमें अकेली सेंटर जो गवर्नमेंट है वो बदलाव नहीं कर सकती अपनी मनमर्जी से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट भी अपनी मनमर्जी से किसी भी नियम में बदलाव नहीं कर सकते। दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, एक सहमति के हिसाब से, एक आम सहमति से दोनों क्या करते हैं, संविधान में बदलाव करते हैं और उसकी जो प्रोसेस होती है उसे कंप्लीट करते हैं। मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत में जो संविधान है उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत के अंदर मैं बात करूं कोर्ट्स की या न्यायालयों की, तो सबसे बड़ी जो कोर्ट है हमारी वो है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे है हाई कोर्ट और उससे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये कोर्ट्स हैं, जो भी न्यायालय हैं, वो अलग अलग लेवल के ऊपर सरकार के कार्यों पे नजर रखते हैं, चाहे वो स्टेट के कार्यालय हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ ऑफिसेज हैं, उन सब चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो विवाद होते हैं, इनके बीच जो प्रॉब्लम होती है, उनको क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं, या इनके बीच जो भी विवाद होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। मीन्स चाहे किसी भी तरीके की न्यायपालिका है, वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल और स्टेट के जो कानून है उनको देखती है कि वो कानून सही है या नहीं है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून पास कर दिया गया, कोई कानून बना दिया गया, और जब इस कानून की व्याख्या, जब इस कानून को चेक किया जाता है बाय दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये कानून लोगों की भलाई के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों के जो अधिकार हैं उनको ये कानून छीनने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कैंसिल करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जहां संघवाद होता है वहां दूसरे और किन तरीकों की विशेषताएं दिखाई देती है, तो वित्तीय स्वायत्तता। मीन्स जो सेंट्रल सरकार होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके आर्थिक जो आयाम होते हैं, आर्थिक जो एलिमेंट्स होते हैं, आर्थिक जो रिसोर्सेज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने एरिया में अलग अलग तरीके से जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उसे लगाती है और इकट्ठा करती है,
सेंट्रल सरकार भी इसी तरीके से काम करती है। सेंट्रल सरकार भी अपने अकॉर्डिंग जो टैक्स होता है उसे लगाती है और उसे कलेक्ट करती है। मीन्स इस तरीके से दोनों ही सरकारों को देखें तो उनके पास पैसा अर्न करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के तरीकों में इंटरफेयर नहीं करते। सेंटर के तरीके अलग होंगे टैक्स कलेक्ट करने के और स्टेट के अलग होंगे। सेंट्रल सरकार के जो टैक्स करने के जो इशू होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग होंगे और राज्य सरकारों के अलग। अब जैसे मैं बात करूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड है, व्यापार है, और इस पर जो कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाएगी वो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट मान लीजिए कि एक स्टेट है, मान लीजिए हम हरियाणा की बात करें और पंजाब की बात करें, इन दोनों के बीच व्यापार है तो यहाँ जो टैक्स का काम है वो स्टेट भी कर सकता है। मींस सेंटर का स्टेट के ऊपर और स्टेट का सेंटर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसके साथ अगर लास्ट की बात करें हम 7th नंबर के फ्यूचर के, तो जो संघवाद होता है उसके दो एम होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। जो दो उद्देश्य होते हैं, पहला होता है कि देश की जो एकता है उसे सुरक्षित करना, देश की जो यूनिटी है, जो कंट्री है उसे हमने टूटने नहीं देना। मीन्स कि देश है उसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटने देना, उसकी सुरक्षा बनाए रखना, उसकी सिक्योरिटी बनाए रखना, यही संघवाद का मेन एम होता है। दूसरे अगर एम की बात करें कि इसके अलावा चाहे वो कोई भी देश है, मान लीजिए एक ये देश है, बाउंड्री है और ये अलग अलग एरिया जिसमें है और हर एक एरिया में कुछ खास भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, कुछ खास संस्कृति के लोग रहते हैं, कुछ खास वेशभूषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। चाहे हम बात करें कि किसी एरिया में लोगों की संख्या ज़्यादा है, किसी खास तरीके की जाति के लोगों की, और उसी एरिया में किसी दूसरे लोगों की संख्या कम है, तो उनके बीच जो बैलेंस है वो बनाए रखना। मीन्स कि चाहे वो लोग अलग संख्या में हो, चाहे वो लोग बहुसंख्या में हो, चाहे वो लोग ज़्यादा हैं चाहे वो लोग कम हैं, उनके बीच जो रिस्पेक्ट है वो बनाए रखना, ये कुछ मेन फीचर थे जो कि संघवाद में होते हैं। कल हम जिक्र करेंगे कि जो संघवाद है उसके दो प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ उनके सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।